करेंगे, उसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है तनीषा, हिमानी, ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, ओके। मैं इसलिए क्योंकि जब एक क्लास होती है ना देन छोटा टॉपिक उठाना इजी है। सैटरडे को एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, फिर अगले मंडे बैलेंस ऑफ पेमेंट करके हमारा मैक्रो हुआ कंप्लीट। आई थिंक सर को 4-5 क्लासेस लेनी है इंडियन इको के। हाँ अगला, हाँ तो डाउट्स के लिए तो अलग से क्लास रखेंगे। इको खत्म हो जाएगा फिर आई थिंक अकाउंट्स का खत्म, इको का खत्म हो जाएगा तो फिर अकाउंट्स की फिर स्पीड बढ़ जाएगी। आई थिंक टाइम पे हम आपका काम खत्म करा के दे देंगे, 7-8 मैक्सिमम 9 तक जाने का प्लान है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो थोड़ी स्पीड बना के, अब तो बाकी के पेपर खत्म, आईपी आईएम, मेरी रिक्वेस्ट सब बच्चों के साथ ये रही, प्लीज आप अपना साथ के साथ जो है टेस्ट देते रहो, ठीक है, ताकि आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर कर सके। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग देखो है बहुत सिंपल, ब्रॉडली मैं आपको 5 मिनट में फटाफट बता देता हूँ। मनी जो था बेसिकली इंस्टेड ऑफ अ बार्टर सिस्टम, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी इवॉल्व हुआ, इट हैज इवॉल्व थ्रू हिस्ट्री, इट हैज गॉन इनटू वेरियस फेजेस, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। ठीक है, वेरियस नीड्स होती हैं, जो वेरियस लिमिटेशंस होती हैं बार्टर एक्सचेंज के, इसको पूरी करता है, विच इज मेजरली इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट्स। एक को चाहिए एप्पल, दूसरे को चाहिए बनाना, अगर दोनों के पास एक चीज मिसिंग है तो फिर आप ट्रांजेक्शन कैसे करोगे। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ a yardstick for measuring the value, storage of value, transfer of value, entering into future contracts, ऐसे इसके 4-5 मेजर फीचर्स हैं। जब हम मनी की बात करते हैं, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो हम मेजर करते हैं मनी को एज करेंसी विच इज हेल्ड विद द पब्लिक plus whatever money public has deposited with commercial bank as demand deposits। डिमांड डिपॉजिट्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दो तरह के अकाउंट होते हैं। हाँ, तरह से फिर तो हो गया, एक तो ये है, सेकंड हो गया डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बेसिकली विच आर चेकेबल, यानी कि चेक दिया और पैसा निकाल सके, दोज आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरा एक होता है टाइम डिपॉजिट्स, जो पार्ट ऑफ मनी नॉर्मली ट्रेड नहीं किया जाता है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स वो होते हैं जो आपके फिक्स डिपॉजिट होते हैं, आप उसको थोड़े टाइम के लिए अकाउंट में रखते हो और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। आप चेक काटोगे और डिपॉजिट टूट के पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, सो दैट इज। प्लस एक और चीज होती है जो हम M1 होता है उसके अंदर, विच वी ऑल्सो इंक्लूड इन दी मनी सप्लाई, क्या होता है? अदर। तो जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक नबार्ड, अगर वो कुछ बैलेंसेस आरबीआई के साथ रखते हैं तो उसको भी हम M1 जो मनी सप्लाई होता है उसमें काउंट करते हैं। बट नॉर्मली अगर मनी सप्लाई लेवन टर्म में देखा जाए तो करेंसी विद पब्लिक एंड दी डिमांड डिपॉजिट्स। इंडिया में M1 M2 M3 M4 चार मेजर्स होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन और पॉपुलर यूज्ड जो है वो होता है M3, सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो होता है M3। बाकी चार होते हैं, हम उनको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि नेवर नो कि कौन सा पूछ लें, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं कि M1 ही पढ़ना है केवल, तो हम एक बार उनको भी रिवाइज करेंगे बट ड्यूरिंग व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, मनी की जो प्रोसेस है मनी क्रिएशन की, कमर्शियल डिपॉजिट प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे होता है? एक इनिशियली हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं, जो इनिशियल डिपॉजिट आपने एज पब्लिक आपने कमर्शियल बैंक के पास रखा। ठीक है, there is a difference, there is called something called a central bank, there is something called commercial banks। सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, आरबीआई का काम है करेंसी इशू करना, प्रिंट करना। ठीक है, इंडिया में मोस्ट ऑफ द करेंसी इज प्रिंटेड बाय आरबीआई, जिसमें गवर्नर का साइन होता है, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये काम होता है पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, बैंक बैंकर टू दी बैंक्स, अगर किसी के पास पैसा नहीं है बैंक के पास, उसको पैसा प्रोवाइड करना वो भी आरबीआई करता है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर एज वेल एज एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो आरबीआई मैनेज करता है, उसको एडवाइस करता है ऑन वेरियस ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, वो पब्लिक से पैसा लेते हैं और आगे लेंडिंग करते हैं, या तो बिजनेस को करते हैं या कंज्यूमर्स को करते हैं।
ये इनका एसेंशियल काम होता है। जो उनका डिफरेंस बनता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो उनका प्रॉफिट होता है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। मनी हमने क्या कहा, एक जो करेंसी आपकी जेब में है और दूसरी जो डिमांड डिपॉजिट्स है। तो अब हम कुछ पैसा रखते हैं बैंक के पास एज प्राइमरी डिपॉजिट। सपोज हमने 1000 करोड़ उनके पास पूरे बैंकिंग सिस्टम में रखा। इसके बाद सेंट्रल बैंक क्या कहता है, आरबीआई क्या कहता है कि एक सर्टेन परसेंटेज आपको अपने कैश रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, यानी कि वो पैसा जो बैंक को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास इन टर्म्स ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, दे हैव टू कीप। और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर, जो कैश उनको अपने पास रखना पड़ता है कि अचानक अगर सब लोग पैसा मांगने आ गए तो बेसिस एक्सपीरियंस की एक टाइम पे कितने आ सकते हैं, उतना परसेंटेज वो कहता है कि आप अपने पास रिजर्व में रखो। तो ये पैसा आप लैंड नहीं कर सकते, ये पैसा आप आगे उधार नहीं दे सकते, लोगों को क्रेडिट नहीं दे सकते। तो आप या तो आरबीआई के पास रख लो या अपने पास रख लो। ठीक है। एसएलआर में कैश होता है, गोल्ड होता है और अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज होती है। ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इनको पूरे को मिला के आप डिपॉजिट रेशो भी कह सकते हो या कैश रेशो भी कह सकते हो। सपोज 1000 करोड़ में से, या लिक्विडिटी रेशो भी आप 10% अगर उन्होंने कहा दोनों का मिला के आपको रखना है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व, तो 10% लैंड नहीं करोगे, बाकी बचा 900 करोड़। 900 करोड़ अब आप लैंड करोगे पब्लिक को। जब आप पब्लिक को लैंड करोगे तो वो क्या होगा, वो आपके सेविंग्स अकाउंट या आपके करंट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं आगे। तो नाउ मनी हैज बीन क्रिएटेड फॉर 900 करोड़। अब 900 करोड़ में फिर 10% रिजर्व रखेंगे, 90 करोड़, 810 करोड़ हम लैंड करेंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। वो तब तक चलेगी जब तक आपके रिजर्व्स इक्वल हो जाएं टू द प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है। और आपकी जो मनी क्रिएशन है, मनी क्रिएशन क्या हो जाएगा, इट विल बी प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय द लीगल रिजर्व रेशो, सीआरआर प्लस एसएलआर, जो आपकी लीगल रिजर्व रेशो है उसके रेसिप्रोकल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट दी फाइनल डिपॉजिट। तो अगर 10% रखा था 1000 करोड़ पे, तो 10,000 करोड़ के टोटल डिपॉजिट हो जाएंगे, 10 टाइम्स हो जाएंगे। सो दिस मल्टीप्लायर इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। आपका मल्टीप्लायर क्या हो रहा है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि सीआरआर प्लस एसएलआर को प्लस करके उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, तो दैट इज योर मनी मल्टीप्लायर। ठीक है। ओके, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। और हाँ, अब हमें ये ध्यान रखना है, उसके बाद देन वी विल गो इनटू द क्वेश्चंस, कि सेंट्रल बैंक जो होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है, थ्रू क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव से आप वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई को डिटरमिन करते हैं और क्वालिटेटिव से आप उसकी डायरेक्शन को करते हैं। तो क्वांटिटेटिव नॉर्मली क्या होते हैं, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट। ठीक है। एक होता है ओपन मार्केट मार्जिन, क्वालिटेटिव होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सारे आपके होते हैं क्वांटिटेटिव। अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमी की ग्रोथ लेके आनी है, या अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि जहाँ पे आपके डिफ्लेशन है, यानी कि रेट आपके कम हो रहे हैं, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे, ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो वो कंजम्पशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट। और अगर उल्टा है, जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या आपकी इकोनॉमी बहुत ओवर हीट हो चुकी है, अब आपको उसे स्लो डाउन कराना है, तो आप लोगों के हाथ में से पैसा निकालोगे। तो हम ये भी करेंगे कि अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब में क्या क्या एक्टिविटी करी जाती है जब हमें ये कंट्रोल करना है। तो मैं आपको वो फिर एक एक करके सारे एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। और एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर, जिसमें आप डायरेक्शन ऑफ मनी सप्लाई को देखते हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। उसमें होता है परसुएसिव बैंकिंग, की गाइड करने की कोशिश करी, सेमिनार करा, लोगों को गाइडेंस दी बैंकों को कि भाई ये फॉलो करो। और एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि अगर आपने एक डिपॉजिट रखा, उसका सर्टेन परसेंटेज आप रखोगे और बाकी का आप लोन दोगे, तो वो क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे ताकि आपका रिक्वायरमेंट मार्जिन की ज्यादा हो जाए, लोन कम मिलेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। तो अगेन दैट इज वन। और एक होता है सेक्टोरल अप्रोच, जैसे
ट्रेडिंग के लिए, गैम्बलिंग के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि मनी सप्लाई उनको उधार दिया जाए, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं सिंपली कि आपने रैशनिंग कर दी कि एग्रीकल्चर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, एसएमई को, इन सबको पैसा ज़्यादा मिले ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और उनकी ग्रोथ हो सके। और जब उनको लगता है कि नहीं अब इन्फ्लेशन है, पैसा कंट्रोल करना है, तो वो सेक्टोरल अप्रोच करके उसको थोड़ा कम कर देंगे क्रेडिट का जाना। ठीक है, बेसिक मैंने आपको फटाफट रैप अप कराया 5-10 मिनट में। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। माय टारगेट इज अराउंड 49 क्वेश्चंस टू बी डन। टोटल इसमें 87 है। करना सारे के सारे, कुछ सिंपल से हैं या कुछ ऐसे हैं जो मेरे को नहीं लगता कि आएंगे। आरबीआई कब फॉर्म हुआ था ये वो पढ़ लो, बट आई डोंट एंटिसिपेट कि वैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड हैज ओवरकम द डैश प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। कौन सी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करा है? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट। बाकी और भी प्रॉब्लम हुआ करती है, जैसे लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप यार्डस्टिक नहीं है आपके पास वैल्यू करने के लिए, मनी से हेल्प हो गया कि भाई 10 बकरी 4 गाय के बराबर है या 1 किलो गेहूं के बराबर है। दैट मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हैज कम। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब आज खरीदा और कल पेमेंट होनी है, लेकिन 3 महीने बाद अगर जिस चीज में आपको उनको पेमेंट करनी थी उसकी वैल्यू चेंज हो गई तो सब वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट मनी से वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि अगर आपको 1000 रुपए देने हैं तो 1000 रुपए देने हैं। कोई बोले कि 10 लीटर दूध देना है 3 महीने बाद, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन 1000 रुपए की वैल्यू सेम रहेगी। देन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज मैंने कहा किसी को कि भाई मैं आपको 1 महीने बाद 1 किलो गेहूं दूंगा, आपने मेरे को 1 किलो चावल दिया उसके अगेंस्ट। अब गेहूं अगर खराब हो गया तो, लेकिन पैसे की बात क्या है कि कॉइन्स में हो या रुपीज में हो या डिजिटली हो, इट विल नॉट गेट लॉस्ट, यू स्टोर द वैल्यू। तो दैट इज व्हाई इट हैज आल्सो मेड द लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इनका मतलब ये है। ठीक है, चलिए अगला आप बताओ बेटा। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर करेंसी विद पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। आइडेंटिफाई द इम्प्लीकेशन ऑफ नेट टर्म। देखो हमने करे थे 3 कंपोनेंट थे, 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जो हमारे पास करेंसी पब्लिक के पास जेब में है, दूसरा होता है जब हम यूज करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, तो याद रखो हम लिखते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। नेट का मतलब क्या है ये बताएगा, बताओ। सी पार्ट। नेट का मतलब ये होता है, मैंने जो इको जिन बच्चों ने पढ़ा भी था मेरे से, मैंने उनको भी बहुत क्लियरली बताया था कि इंटर बैंक डिपॉजिट जो होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है ना। सपोज आईसीआईसीआई बैंक के पास 1000 करोड़ है, ठीक है, जिसमें से 100 करोड़ वो है जो एसबीआई ने उसके पास रखा हुआ है, तो पब्लिक का तो 900 करोड़ हुआ ना। तो डिमांड डिपॉजिट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, तो आपको वो 100 करोड़ एसबीआई का हटाना पड़ेगा। तो नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब है दैट यू आर एलिमिनेटिंग द वंस विच आर बिकॉज ऑफ द इंटर बैंक डिपॉजिट, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, गौतम फिफ्थ पे आ जाओ। National currency, that is all the coins and notes that are declared by law to be used to make payments for debt and financial obligation, is referred as legal tender money. ये लीगली टेंडर है, दे सकते हो, मतलब आप अपनी मनी की जब ऑब्लिगेशन को सेटल कर सकते हो तो उसे कहते हैं लीगल टेंडर मनी, बिकॉज लीगली अलाउड है सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। दैट इज व्हाई नेशनल करेंसी इज आल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। चलिए आप बताओ बेटा, नाम भूल जाओ। पार्थ। पार्थ sixth, as per coinage act 2011, the dash has the sole authority to mint coins: RBI, Central Bank of India, Government of India, SBI। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ऐसे रुपी 1 रुपए के नोट के बारे में बोले तो भी ये भी यही है। ठीक है, अब आ जाओ 8th के लिए बेटा। Assume for a hypothetical economy, the central bank plans to increase the reserve deposit ratio from 20% to 22%. It will lead to dash in the amount of money creation, as there exists a dash relationship between deposit ratio and amount of money creation. सी, बिल्कुल। तो अब मैं आपको इसको फटाफट इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर बिल्कुल सही है आपका। हिमानी तनिषा क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं।
देखो, रेपो रेट और क्या है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। उसके बाद है आपके डिपॉजिट रेशियोज। डिपॉजिट रेशियो में आपका एसएलआर भी आ सकता है और सीआरआर भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैं आपको एक बताऊंगा, दूसरा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने क्या एक्शन लिया और उसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। बेटा स्क्रीन दिख रही है मेरी? जो बच्चे ऑनलाइन है, हिमानी एंड तनिषा, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए ठीक है। पहले बताओ रेपो रेट क्या होता है? हाँ, सो शॉर्ट टर्म पे अगर आपको बैंक्स को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उनको सिक्योरिटीज अवेलेबल कराता है, ठीक है। कि आप सिक्योरिटीज जो है, मैं आपको अभी को पैसा चाहिए रेपो रेट पे, तो दे विल एंड अप, व्हाट दे विल डू, they will get the cash. How will they get the cash? They will get by selling securities. जैसे रीपर्चेज ऑफर कहते हैं। रीपर्चेज में क्या होता है, आपकी बाइंग एंड सेलिंग, जब आप खरीद रहे हो तभी आपकी सेलिंग की डेट पहले से ही डिसाइडेड होती है। तो रेपो और रिवर्स रेपो अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क व्हाट इज रेपो और रिवर्स रेपो, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लो, ठीक है। अब रेपो रेट है जिसपे बेसिकली पैसा मिल रहा है कमर्शियल बैंक। अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो होगा क्या, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा उठाना सेंट्रल बैंक से या आरबीआई से, इट विल बिकम एक्सपेंसिव। दे विल रेज लेस अमाउंट ऑफ मनी। इफ दे रेज लेस अमाउंट ऑफ मनी, देन दे विल क्रिएट लेस क्रेडिट। तो यहां पर क्या होगा, मनी सप्लाई विल फॉल। ठीक है जी, क्लियर है। रिवर्स रेपो क्या होता है मुस्कान? रिवर्स रेपो रेट, सरप्लस पैसा जो होता है, बिल्कुल कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है और उनके पास डिप्लॉय करने के लिए नहीं है, लेंडिंग के लिए नहीं है, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास रख देते हैं। उससे उनको क्या मिलता है, उनको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक्स क्या करेंगे, अपना सरप्लस पैसा लैंड करने की बजाय, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की बजाय कैसे लैंड करें उसकी बजाय, वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास पैसा रखेंगे। जब आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो उनके पास कम पैसा होगा टू आगे फर्दर लैंड, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई विल। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें इसने बोला कि डिपॉजिट रेशियो यानी कि एसएलआर या सीआरआर अगर इसको बढ़ा दिया, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर डिपॉजिट रेशियो को बढ़ा दिया तो वो अपने पास डिपॉजिट कम रखेंगे, सॉरी ज्यादा रखेंगे। बढ़ा दिया उसने, डिपॉजिट ज्यादा रखना पड़ेगा, तो लैंड करने के लिए पैसा कम होगा, तो कम होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जब उसने बढ़ाया आरबीआई ने रेट, तो आपका मनी सप्लाई विल फॉल, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द डिपॉजिट रेशियो। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अगर आरबीआई ने सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से खरीदी, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। अगर आरबीआई ने सिक्योरिटीज खरीदी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, तो होगा क्या, कमर्शियल बैंक के पास क्या आएगा उसके बदले, कैश आएगा। तो अगर कमर्शियल बैंक के पास कैश बढ़ गया परचेज में, तो होगा क्या, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, कि अब वो आगे लेट कर सकते हैं। और ऐसी अगर सेल हो गया तो, अगर एक साइड समझ जाओगे दूसरा साइड अपने आप आपका लॉजिकली फटाफट आ जाएगा, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आ जाओ हिमानी, क्वेश्चन नंबर 10। Megha and Maya were discussing about the various types of deposits with the commercial banks. Megha explained that demand deposits are payable on demand and include dash and dash. कौन-कौन से type of accounts are included in demand deposits? The saving account and current Saving account. account and current account. Very good. Question number 13 पे आ जाओ तनिषा।
identify which of the following is not a quantitative requirement instrument issued by RBI to control money supply. जो मैंने आपको भी बताया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डिपॉजिट रेशियोज एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दे आर ऑल क्वांटिटेटिव, और बाकी के 3 जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। तो इसमें से बताओ कि कौन से जो है वो क्वांटिटेटिव है और कौन सा नहीं है तनीषा? एक बैंक रेट भी होता है क्वांटिटेटिव। बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा। बैंक रेट किस पर्पस के लिए होता है? लॉन्ग टर्म। अगर कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है और बैंक रेट पे पैसा उठाता है। तनीषा, तनीषा है? अरे तनीषा तबियत खराब है, चली गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें क्लियर कट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज दी क्वालिटेटिव वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कमलप्रीत, क्वेश्चन नंबर 14, the amount that a bank is required to maintain in cash with the central bank as a certain percentage of net demand and time liabilities is referred to as bank rate, SLR, CRR, repo rate। CRR जब सेंट्रल बैंक के साथ रखना है तो इट विल बी कॉल्ड CRR, जब अपने पास रखना है तो SLR। ठीक है, चलिए क्या होता है? नहीं, नॉट नेसेसरी। सीआरआर तो आपको सेंट्रल बैंक के साथ रखना है, उतना पैसा आपको उनके पास रखना है, और एसएलआर आपको अपने पास रखना है। चलिए आप बताओ बेटा, आवाज ही नहीं आ रही थी, दूर बैठे हो। हाँ जी, सेंट्रल बैंक की सारी चीजें जो है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, डिपॉजिट रेशियोज, ओएमओ, बैंक रेट्स, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, नथिंग इज डिटरमाइंड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, चलिए बेटा, if primary deposits are 1000 crore, reserve deposit ratio is 10%, value of money multiplier is dash, and amount of money created is dash। Question number 15, A part, reverse or reciprocal of the deposit ratio is money multiplier, so 1 divided by 10% is 10, and you multiply it with the primary deposit, you will get the money creation, which is 1000 into 10 yani ki 10,000 crores, straightforward। Bottom 16th, identify which of the following is not a function performed by the commercial bank: advancing loans, accepting deposits, discounting of bill of exchange, issue of currency। Issue of currency is done by central bank and government of India। चलिए बेटा, पार्थ, as per M1 measure of money supply, M1 equals currency held by public plus time deposit held by central bank, time deposit held by commercial bank, net demand deposit held by commercial bank, demand and time deposit held by commercial banks। बिल्कुल, net demand deposits held by commercial bank। याद रखना, मनी के अंदर all the producers of the money, that is bank, आपका सेंट्रल बैंक और आपका रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके पास जो पैसा होता है उसे कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी। उनके पास अगर पैसा है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड मनी सप्लाई इज अ स्टॉक और अ फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई सुन के कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है? हाँ जी, अदर डिपॉजिट्स भी होते हैं, नाबार्ड और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा जो आरबीआई के पास रखा हो। ठीक है, आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द मोस्ट कॉमन, M1, M2, M3, M4। M3 बिल्कुल सही। हाई पावर्ड मनी, एक और कॉन्सेप्ट होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी होता है जो पैसा पब्लिक के पास है, प्लस देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व व्हिच द बैंक्स कीप विद देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी डिटरमाइन करता है कि आगे जाके आपके कितने रिजर्व्स और मेंटेन होते हैं और कैसे आपका मनी सप्लाई डिटरमाइन होता है। तो हाई पावर्ड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर एज वेल, व्हिच इज देयर। ओके, आ जाइए 23rd पे। मुस्कान, Nisha, who works in a bank, was explaining to her friend Megha about a credit control instrument that is defined as
difference between the amount of the loan and market value of security offered, that is called margin requirement. ठीक है ना, तो कितने का लोन मिल रहा है और उसके अगेंस्ट कितने का डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट. चलिए, हिमानी, रेपो रेट कैन बी डिफाइंड एज rate at which central bank lends money to commercial banks for short term needs, for long term needs, या rate at which commercial bank park their surplus funds with central bank, या rate at which commercial bank park their surplus fund with central bank for long term. तो ए पार्ट, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, शॉर्ट टर्म नीड के लिए जब सेंट्रल बैंक पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, उसे रेपो रेट कहते हैं. ठीक है. Kawalpreet, identify which is not a function of money, store of value, transfer of value, medium of exchange, commodity exchange. Commodity exchange is barter, it has got nothing to do with money. 27 beta Divya, RBI can expand the credit बढ़ाना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है, मतलब बाय, हाँ, इंक्रीज करोगे बैंक रेट, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, मनी सप्लाई घटेगा. जब सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक के जेब में पैसा जाएगा. गौतम, commercial banks can increase the amount of money supply in an economy by printing new currency, issuing checks, creating credit, minting coins. Creating credit, मनी सप्लाई कैसे बढ़ाते हैं? बाय क्रिएटिंग क्रेडिट. और सेंट्रल बैंक कैसे करता है? प्रिंटिंग न्यू करेंसी या चेंजिंग दीज रेशियोज. है ना. मनी सप्लाई रेफर्स टू total volume of money with commercial banks at point of time, with public over a period of time, with government over a period of time, या with public at a particular point of time. डी पार्ट, पब्लिक के पास कितना पैसा उससे मैटर करता है. कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट को हम नहीं देखते, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, ओवर नहीं है. चलिए 30th, when the government prints and circulates more currency in the economic system, it may lead to bringing down the inflation, pushing up the general price level or inflation, increasing the supply of goods in the economy, या none of the above. बी पार्ट, याद रखना, जब मनी सप्लाई बढ़ता है और खासकर जब प्रिंटिंग होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है सरकार की, और मनी सप्लाई ज्यादा प्रिंट करना पड़ता है, करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है, देन यू आर पुशिंग अप द इन्फ्लेशन. क्लासिक केस है जब गवर्नमेंट ने नोट्स, हाँ जी, हाँ जिम्बाब्वे क्लासिक केस है, या बहुत सारी, रशिया में अभी होगा सब, हाँ जी, वियतनाम में, से बहुत सारे केसेस रहेंगे आपको. हमारे पास उल्टे बड़ा अच्छा केस है डीमोनेटाइजेशन का, जब सरकार ने पैसा क्रंच कर लिया, एक तरीके से पैसे को निकाल दिया सिस्टम से और वापस रीस करा, विद इन एन उम्मीद कि भाई 5-10% वापस नहीं आएगा. एक्चुअली 1 या 2% का इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि मनी सप्लाई सडनली कम हो गई एंड बैंक्स वर फ्लश्ड विद मनी, तो दे वर एबल टू क्रिएट मोर क्रेडिट विद द ऑफिशियल मनी, और जो करेंसी एट लार्ज थी वो कम हो गई लोगों के हाथ से, तो इन्फ्लेशन वेंट डाउन. देखा होगा आपने, गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई को क्या करना पड़ा, आपको रेट सारे कम करने पड़ गए, क्योंकि इतना पैसा आ गया भाई इफेक्टिवली बिना प्रिंट करे. हाँ हाँ, मुस्कान, RBI does not perform which of the following function? Maintaining deposit account of public, issuing currency note, maintaining foreign exchange, acting as a banker of the state government. Maintain deposit accounts of public. Perfect. Imani, in order to encourage investment in the country, investment encourage करनी है, RBI क्या करेगा? CRR reduce करेगा या increase करेगा? Securities बेचेगा ओपन मार्केट में या बैंक रेट बढ़ाएगा? तो रिड्यूस सीआरआर. बिल्कुल, रिड्यूस सीआरआर. जब वो सीआरआर रिड्यूस करेगा तो होगा क्या कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए, डिपॉजिट्स और क्रिएट होंगे, जो डेरिवेटिव सेकेंडरी डिपॉजिट है वो और ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग पैसा उठाएंगे, क्रेडिट उठाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो दैट इज द वे ऑफ एनकरेजिंग द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ओके. याद रखना, अगर अननेसेसरी पैसा बढ़ा दिया सिस्टम में, कंट्रोल करना है हमें, ये नहीं देखना है कि हमें पैसा मनी फ्लो बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है. अगर अनकंट्रोल्ड इंक्रीज होता रहा पैसे में तो इट विल प्रूव टू बी इन्फ्लेशनरी. तो आरबीआई हैज टू मैनेज एंड कंट्रोल. ऐसा नहीं है कि ग्रोथ करनी है तो चलो पैसा बांटते रहो बांटते रहो.
अल्टीमेटली होगा कि इतना पैसा आ जाएगा कि इन्फ्लेशन विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। चलो 36 पे आते हैं कमलप्रीत। टू कर्ब इन्फ्लेशन आरबीआई शुड नॉट बी, क्या नहीं करना चाहिए इन्फ्लेशन कर्ब करना। इन्फ्लेशन कर्ब करने के लिए मतलब आपको मनी सप्लाई कम करनी है। कौन सी चीज है जो एक्चुअली मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, वो आपको निकालना है इसमें से। रेजिंग द बैंक रेट मनी सप्लाई घटाएगा, रेजिंग द रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट मनी सप्लाई घटाएगा, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बढ़ाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इफेक्ट, तो ऐसा काम नहीं करना। दिव्य, the effect of increase in CRR will be reduced or nullified by, ध्यान से देखना आप, बैंक रेट इज रिड्यूस्ड। अगर सीआरआर को आपने कम कर दिया तो आप क्या चाह रहे हो, मनी सप्लाई बढ़ाना, ये करना चाह रहे हो ना, मनी सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हो, सॉरी इंक्रीज है, सॉरी इंक्रीज है। आप सीआरआर बढ़ा रहे हो तो आप मनी सप्लाई कम करना चाह रहे हो। आप कोई भी चीज उसकी उल्टी करोगे तो इसका इम्पैक्ट नलीफाई हो जाएगा, विच इज व्हेन यू आर रिड्यूसिंग द बैंक रेट। बाकी सब चीजों के अंदर यू विल से सिक्योरिटीज अगर बेचते हो तो मनी सप्लाई आपका हाँ कम हो जाएगा, एसएलआर बढ़ाते हो तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, या पीपल आर नॉट बोरिंग फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अगेन क्रेडिट क्रिएट नहीं होगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। गौतम, ड्यूरिंग डिप्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू ए पार्ट लोअर द बैंक रेट एंड परचेज सिक्योरिटीज। आप बैंक रेट कम करोगे डिप्रेशन के टाइम पे ताकि लोग और पैसा उठाएं और क्रेडिट क्रिएट हो और इन्वेस्टमेंट हो। And if you purchase securities, then what you are doing, you are basically giving the money in the system for banks to create credit. अगर आप बैंक रेट इंक्रीज करते हो और अगर सिक्योरिटीज को बेचते हो या दोनों काम करते हो, जो बी सी डी के ऑप्शन है, दैट विल नॉट बी एडवाइजेबल। वो आपकी डिप्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, डिप्रेशन को और डीप कर देंगे, बढ़ा देंगे। चलिए अब आ जाओ 43rd पे। Which of the following is not a limitation of credit creation? कौन सा लिमिटेशन नहीं है क्रेडिट क्रिएशन का? Requirement of huge cash reserves by the country, requirement of huge cash reserves by commercial banks, free from any control of central bank, influenced by market business conditions. सी आएगा, नॉट अ लिमिटेशन। देखो अगर आप देखोगे ह्यूज कैश रिजर्व्स इज अ लिमिटेशन, क्योंकि क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास बहुत सारा कैश आ गया। बैंक्स के पास अगर कैश ज्यादा होता है तो भी अगेन यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन क्रेडिट क्रिएशन, एंड इट इज अगेन इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट एंड द बिजनेस कंडीशन। फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इज नॉट अ लिमिटेशन, इट इज एक्चुअली एन एनेबलिंग फैक्टर, क्योंकि सेंट्रल बैंक उसे अच्छे से मैनेज करता है। चलिए 46, अरे कौन से कोर फंक्शन है आरबीआई के? हाँ जी, फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये है। फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी किसका होता है? गवर्नमेंट का। करेंसी मैनेजमेंट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अगेन ये दोनों भी हैं आपके, तो 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। Commercial banks create credit and the amount of credit creation depend on primary deposit, derivative deposits, legal reserve ratio. मुस्कान, कौन सा पार्ट? सी पार्ट, बिल्कुल। प्राइमरी डिपॉजिट और लीगल रिजर्व रेशियो पे होता है। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स जो होते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं, वो तो इनका आउटकम होता है इफेक्टिवली। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो मनी सप्लाई से रिलेटेड है, जो आरबीआई कंट्रोल करती है, और फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से इम्पैक्ट करती है, जो हाँ जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से वो गवर्नमेंट। 42, which of the following is not related to credit creation process? क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से कौन सी रिलेटेड नहीं है? यूनी बैंक मॉडल, कैश एज एसेंशियल फीचर, कांस्टेंट एलआरआर, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ एलआरआर। अब देखो बी सी डी आपने देख रखे हैं। कैश इज एन एसेंशियल फीचर, आप मनी क्रिएशन में उसको फैक्टर इन करते हो।
कॉन्स्टेंट LRR आप अज्यूम करते हो तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना क्रेडिट क्रिएट होगा। और दूसरा मनी 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 मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ LRR। यूनी बैंक मॉडल मतलब एक बैंक, ऐसा तो होता नहीं है ना, यू हैव बेसिकली डुप्लीसिटी है, एक तरफ आपका सेंट्रल बैंक है और एक तरफ आपके कमर्शियल बैंक। तो यूनी बैंक मॉडल नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं है, बैंकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर एक उनका माई बाप बैठा है विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनी बैंक मॉडल इज नॉट दी करेक्ट, सॉरी इसमें जो है यूनी बैंक मॉडल है, सॉरी कि आपका एक ऊपर बैठा हुआ है और एक आपका कमर्शियल बैंक्स बैठे हुए हैं, ऊपर सेंट्रल बैंक है और कमर्शियल बैंक्स। कैश एज एन एसेंशियल फीचर इज नॉट व्हेन यू आर क्रिएटिंग द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। मनी सप्लाई में तो कैश होता है प्लस डिपॉजिट्स होते हैं, बट क्रेडिट क्रिएशन के अंदर प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंकों के पास पैसा है प्लस LRR है। और उन सबको LRR को इन्फ्लुएंस कौन करता है, वो करता है RBI, बिकॉज दे आर द वंस टू टेल। सो यूनिबैंक मॉडल, कांस्टेंट LRR एंड मनी मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ LRR, these are related to credit creation process, cash is not related। ठीक है, B is the option। चलो जी, अब आ जाओ आप, थोड़ा सा ही बचा आप तो। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ट्रू हैं तो A, दोनों गलत तो B, पहले वाला ट्रू तो C और दूसरे वाला ट्रू तो D। 49th करते हैं, हिमानी। मनी सप्लाई इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स एक्सेप्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ये सही है हिमानी? Yes, sir. ठीक है। और सेकंड वाला, currency held by the government and banking system does not come into circulation। Yes, sir. ये भी Correct. ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ऑप्शन नंबर ए। तुम फॉल्स कह रहे थे पार्थ? हाँ, फर्स्ट वाला भी तो ट्रू है बेटा। मनी सप्लाई इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी व्हिच इज RBI, गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक्स। ये पैसा प्रोड्यूस करते हैं तो इनको छोड़ के बाकी सबको आप लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो उसको एक्सक्लूड करते हैं ना बेटा, जो RBI के पास पैसा पड़ा हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करते ना, हम क्या इंक्लूड करते हैं, जो पब्लिक के पास है और जो पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है। जो बाकी तीनों की प्रॉपर्टीज हैं हम उनको इंक्लूड नहीं करते, उनके कैश को, रिजर्व्स को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये यही होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पे गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमलप्रीत, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI डिक्रीजेस रेपो रेट। 51। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI डिक्रीजेस, इंक्रीज करती है, तो दिस इज फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट है, डिक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू इंक्रीज इन द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये ट्रू है बिल्कुल। अगर आप लेंडिंग रेट रिड्यूस कर दोगे तो ऑब्वियसली उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप बताओ देखिए 52। RBI has the responsibility of management of public debt। पब्लिक डेट का मतलब होता है जो सरकार पब्लिक से पैसा उठाती है अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी RBI की है बिल्कुल। RBI also acts as a banker, agent and advisor to the government। बिल्कुल, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए। गौतम 54th, banks can create as much credit as they want through the process of credit creation। False, they are constrained by the guidelines of central bank RBI। There is a limit to credit creation by banks and it is determined by the central bank। This is true, so option number D is the correct one। Okay, part 56, one of the most important functions of central bank is formulation and execution of monetary policy, and central bank controls money supply through various qualitative and quantitative tools। True, quantitative tools includes persuasion by central bank in order to make commercial banks discourage or encourage lending, which is done through moral suasion, margin requirement, etc। False, ये कौन से वाले होते हैं? क्वालिटेटिव, ठीक है ना, तो इसलिए ये और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे 57,
Statutory liquidity ratio is specified as percentage of net demand and time liabilities that has to be maintained by the commercial bank in form of liquid assets. True. Liquid assets कौन कौन सी होती है इसमें? कैश, गोल्ड एंड अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज. याद रखना. SLR is fixed by Government of India, RBI, not this is false. So C is the correct answer. Muskan, 60th. The value of money multiplier is determined by the reserve deposit ratio as set by RBI. True. There exists a positive relationship between amount of money creation and value of money multiplier. True. मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कर रहा है, LRR की बात नहीं कर रहा. तो मनी मल्टीप्लायर तो K हो गया. K into primary deposit is your deposit creation. इसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप हुई ना बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड एंड मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मनी क्रिएशन होगा, राइट? ठीक है, तैराक की डूबा करते हैं, ध्यान रखना है. अगर यहाँ पे LRR होता तो फॉल्स. ठीक है, तो ऑप्शन ए. ये मानी 61. High powered money is a source of all other forms of money which affect the money supply in the economy. False. ये ट्रू है बेटा, मैंने अभी पीछे स्टेटमेंट दी थी. जो हाई पावर्ड मनी होता है लाइक कैश रिजर्व्स व्हिच इज kept by the banks, it is a very important factor because it affects the other money supply in the economy. So this is true. Credit creation is the process undertaken by commercial banks in the economy. That is also true. So option number A is the correct one. चलो जी, 64th. कमलप्रीत. Primary deposits are also known as derivative deposits. True. नहीं. Secondary deposits are known as derivative. Derivative होता है जो आपने derive करा, तो इसलिए secondary deposits are those deposits which arise on account of loans by banks to the public. True है false है? True. कभी जवान से कॉन्फिडेंट नहीं होते क्या? सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो होते हैं जो लोन की वजह से आते हैं. ऐसा समझाना ना, लोन जब दिया जाता है तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में जाता है, इसीलिए उससे आपका डिपॉजिट क्रिएट हो गया. So that is why this statement is true. So statement 1 is false, statement 2 is true, so D is the correct answer. देखिए, demonetization was a step taken by Government of India to tackle problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the India. बिल्कुल true है. Demonetization has ensured tax compliance in India over a period of time. This is also true. क्योंकि लोगों ने पैसा ब्लैक मनी जो था किसी ढंग से अकाउंट में डाल दिया, अब तो उनको उसके बारे में डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से उनको उस पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा. तो ये दोनों ट्रू है. ठीक है, चलिए गौतम. डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन. बिल्कुल, तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में भी आप डिमांड डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करते हो, चेक काटते हो और पेमेंट कर देते हो. Demand deposits are non-withdrawable in nature and cannot be withdrawn against issue of checks and other such instruments of payment. False. So option number C is the correct. अब आ जाओ 68 में. देखो M1 क्या होता है? C plus DD plus OD. पहला ऑप्शन तो C के साथ सेकंड के साथ मैच हो रहा है. ठीक है, तो वहीं पे आपका आंसर आ गया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेकिन बाकी भी याद कर लो. M2 क्या होता है? M2 होता है M1 के अंदर अगर आप सेविंग डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग डिपॉजिट होते हैं उसको भी इंक्लूड कर लोगे तो वो M2 बन जाएगा. M1 में ऐड कर रहे हैं अदर देन दी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. M3 क्या होता है, विच इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड? वो क्या होता है? M1 के अंदर अगर हम नेट टाइम डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड कर लें तो वो M3 बन जाता है. ठीक है, और M4 क्या होता है? M3 के अंदर अगर आप टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को ऐड कर लो तो आपका M4 हो जाएगा. तो आपको बस ये याद रखना है कि M1 और M2 में क्या डिफरेंस है? पोस्ट ऑफिस सेविंग का पैसा. M1 और M3 में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पर आपके आगे
नेट टाइम डिपॉजिट्स। और M3 और M4 में अगेन क्या है, जो M1 और M2 में डिफरेंस होता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को ऐड करते हैं। क्या है, M टोटल डिपॉजिट्स है, NSC को एक्सक्लूड उसमें करा था, इसमें नहीं। बेटा क्या होता है, जैसे इंडिया में सबसे बड़ा जो बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है पोस्ट ऑफिस है। अब तो वो भी एक पेमेंट्स बैंक बन गया है। तो पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग्स अकाउंट का पैसा रहा करता था, वो भी तो लोग अपना पैसा सेव कर रहे हैं ना कहीं। बैंकों के साथ साथ पोस्ट ऑफिस भारत देश के हर कोने में था, लेकिन बैंक सब जगह नहीं पहुंचे हुए थे। तो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट की स्कीम चला करती थी, RD चला करते थे वहां पे। क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट वो NSC वाला था, NSC का। ये मैं इसको अभी पोस्ट ऑफिस का समझा रहा हूँ। तो इसीलिए बेटा ये अलग टर्म आपके ओरिजिनेट हो गए, जहाँ पे आपने M1 और M2 का बीच का डिफरेंस आ गया, M3 और M4 का डिफरेंस आ गया। अब तो क्या है कि अब इफेक्टिवली पोस्ट बैंक जो है ना, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए। हमारे टाइम पे भी ये पढ़ाते हैं, अभी भी ये पढ़ाते हैं, गधे हैं एक नंबर के। पोस्ट ऑफिस के जितने सेविंग्स अकाउंट थे, पोस्ट ऑफिस इटसेल्फ बिकम अ पेमेंट बैंक नाउ। जैसे पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस भी पेमेंट बैंक है। बाय डिफॉल्ट अब M3 और M1 का डिफरेंस खत्म हो गया टेक्निकली, बट ये बेवकूफ है, ये अपडेट ही नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। समझ में आ गया रीजन? तो हमारे टाइम पे जो पढ़ाते थे वही तुम्हें पढ़ा रहे हैं अभी भी। दिमाग ही नहीं लगाते हैं हमारे देश में। CUBT ले आए, सिलेबस अपडेट नहीं करेंगे, कोई नई चीज नहीं पढ़ाएंगे। बाकी दुनिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे वही पुरानी चीजें। थोड़ा सा कुछ वेरिएशन लाओ, कुछ नई चीज लाओ आज के हिसाब से। हाँ, वही तो कॉम्पिटेटिव फॉर्मेट तो चेंज कर दिया। क्या चेंज करा, पढ़ने वाला बच्चा तो वैसे ही पढ़ लेगा वो। अच्छा, वही तो पढ़ने, नहीं वो भी पढ़ के मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किसी को सपोज बीकॉम करनी है, BA इको करनी है, वो जनरल टेस्ट लेके उसको क्या मिलने वाला है उसको? दैट इटसेल्फ इज सच अ स्टूपिड थिंग। मैं तो कहूंगा कि आप SRC से बीकॉम ऑनर्स करने वाले उस बच्चे को उठाओ जिसका अकाउंट स्ट्रांग हो, या कोई इको ऑनर्स करना चाह रहा है, उसको मैथ्स चेक करवा रहे हैं, इको चेक नहीं करवा रहे। मतलब हमारे यहाँ पे दिमाग तो ऐसा है कि बेच के खा रखा है, वही पुराने तरीके से चल रहा है। चेंज नहीं करना, चेंज ऐसा करना है जिसमें, अब चक्कर क्या है, इनके पास प्रॉब्लम क्या है, इनको अन अकेडमी, इनको ये बाईजूस, इन सब के पैसे आए हुए हैं, VC के पैसे आए हुए हैं। VC में और साथ में प्राइवेट इन्वेस्टर की वजह, पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट, इनके पैसे घूम के लगे हुए हैं इन सब के अंदर। क्योंकि जो इंडिया में PE फंड होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, उसमें से आधे से ज्यादा वो इंडिया से ही हवाला के थ्रू पैसा बाहर गया होता है, मॉरिशस के थ्रू अंदर आ रहा होता है। कहानी ये है। अब इनके पैसे लगे हुए, इनको इनको IPO करवा के इनको पैसे निकालने हैं अपने। तो इन्होंने डंडा दे के CUET फोर्स करवा दिया। अल्टीमेट जो पीछे का रीजन है ना, वो ये रीजन है। और ये यहाँ पे तो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना कि चल क्या रहा है, कहानी क्या है। वरना ऐसा क्या है जो उसमें तुम चेंज चेक करोगे तो इसमें क्या है, ऐसा क्या चेंज हो रहा है, पढ़ तो वही रहे हो लॉजिकली, व्हाट हैव दे डन। जो DU जैट के लिए तुम जनरल अवेयरनेस करते थे, वो अभी भी CUET में करनी है। हाँ, तो वो जनरल टेस्ट हो गया। तो व्हाट हैव यू डन, यू हैव जस्ट क्रिएटेड अनदर लेयर, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट ऑल दीज स्टफ। जनरल अवेयरनेस तूने सही कहा, जनरल अवेयरनेस पढ़ने को बाकी तो स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस स्कूल पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि कितना बड़ा ओशन है, कितना पढ़ाओगे, कोई पढ़ा ही नहीं सकता क्लास के अंदर। हाँ, तो वो क्रैश कोर्स में पैसे। तो वो कहानी है। अब कहानी क्या पलटने वाली है कि ये बाईजूस और ये अन अकेडमी चलो फेसबुक का पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाईजूस और जितने भी एडटेक कंपनीज थे, इनकी बर्बादी थोड़ी थोड़ी शुरू होनी शुरू हो गई है। हाँ, ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी बच्चे आ रहे हैं, तो इनको और डोमेन इन्होंने बचा लिया। तो डोमेन में तो जो गुप्ता सर पढ़ा देंगे, वो तुम्हें पूरे नॉर्थ दिल्ली में टीचर नहीं मिलने वाला, ये तो गारंटी है। तो अब इनको उसमें कुछ मिलने नहीं वाला मलाई। ऊपर से इन्वेस्टर का प्रेशर है, प्रॉफिटेबिलिटी आई नहीं क्योंकि महंगे महंगे रिसोर्सेज रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा खर्च कर दिया। अब प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से, बिना प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे पेटीएम है, पेटीएम की लिस्टिंग हुई, 1/3 पे है शेयर प्राइस, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं। तुम करते रहो ऐड, करते रहो ड्रामे, जगह जगह पेटीएम पेटीएम करो, पेटीएम करो, सबने पेटीएम कर लिया। वैल्यूएशन हुआ क्या, अब इनकी वैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही है। बायजूस में तो अकाउंटिंग फ्रॉड हो रखा है। बायजूस, हाँ,
हाँ, डेलॉइट ने साइन नहीं करा है उसका अभी तक ऑडिट में। लोगों को पता ही नहीं चलता, उनके नाम पे उनको लोन दे दिए जाते हैं। इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अभी ये सब जैसे जैसे परतें खुलेंगी ना, तो सारी एडटेक कंपनीज पे प्रेशर आएगा, तो अपना आधे से ज्यादा ये सब बाहर हो जाएंगे। ये बचेंगे जिनके पास डीप पॉकेट पड़ी हुई है। और अगर खुदा ना खास्ता बायजूस बर्बाद हो गया, तो ये सारी स्टोरी खत्म, बैक टू नॉर्मल। फिर बस सीयूईटी आ जाएगा और पढ़ेंगे हम वैसे ही जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं। अब जैसे सर जो पढ़ा रहे थे तुम्हें आज, जो भी कैलकुलेशन समझा रहे थे, बेटा क्वेश्चन तो करोगे तभी तो तुम एमसीक्यू पे पहुंचोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो तुम इको में समझोगे। तो उसमें ऐसा क्या डिफरेंस हो गया? तो पूरे साल पढ़ोगे तो सीयूईटी भी आराम से क्रैक हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या चीज? तो हमने क्या करा, हमने तो बेसिक जैसे एक महीना पढ़ाते हैं, हमने वही आपसे फीस ली। हमने कोई क्रैश कोर्स, हमने कोई कहा कि बाहर के बच्चों आओ, कोई ऐड डाल दियो क्रैश कोर्स के लिए आओ आओ, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ, तो वो 2-3 साल की बात, 2-3 साल। अब जैसे इस साल के भी 12th के बच्चे हैं, हमने तुम्हें इस साल हमने क्या करा था, हमने तुमको भी तो ऐसे ही तैयार करा था, क्योंकि हमें पता है सीयूटी आने वाला है। मैंने कितनी प्रेजेंटेशन तुमको दी। मैंने पहले से बता दिया था। और हमने अच्छे आराम से बच्चों को तैयारी कराई। कोई एक्स्ट्रा चार्ज करे, कोई फालतू में प्रेशर डाला, कुछ नहीं करा। बाकी थोड़ी अपने आप ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई स्पून फीड नहीं कर सकता। 2 बार कोर्स करा दिया था। तो आराम से करोगे, कर लेना, बस थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना बेसिक मैथ्स की भी। हाँ, जीके तो बेटा कोई ओपन एंडेड है ना, जीके इज ओपन एंडेड। थोड़ा सा भी टाइम अब रैप अप कर लो थोड़ा, है ना। चलो फटाफट 69। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज, जो सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन किया। तो ए के साथ ऑप्शन 4 आएगा। रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। सो बी के साथ 3, सी के साथ 2, और एसएलआर हो गया जो लिक्विड एसेट्स अपने पास मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो A4, B3, C2, D1। तो ऑप्शन नंबर बी। The rate at which RBI parks its surplus fund of various commercial banks is reverse repo rate। 71, ठीक है। 72, money dash plays a vital role in common measuring rod yardstick for measuring economic transaction, common measure of value। A। श्रुति कह रही है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच इज केप्ट इन लिक्विड एसेट्स एज पर द नॉर्म्स एंड स्टैट्यूट प्रिवेलिंग इन द कंट्री, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसएलआर। ठीक है, ठीक है। बाकी सब रिपीटेशंस हैं। एक बार 78 कर लो, मनी सप्लाई की कैलकुलेशन। इसमें आपको दे रखा है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट को छोड़ दो, बाकी तीनों को ऐड कर दो, वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सेप्ट दे दिया। अब 84 पे आ जाओ। डैश हैज द सोल अथॉरिटी टू मिंट कॉइंस इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अदर देन ₹1 नोट, ₹1 नोट में किसका सिग्नेचर होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है उसका होता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी नोट्स होते हैं उस पे किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। Identify which is not an advantage of issuer of currency function performed by RBI. It helps in maintaining price stability. Maintaining price stability वो कैसे करता है? By quantitative and qualitative measure of deposit creation. ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज नहीं है। Maintains public faith in currency system. Again, जब वो इशू करता है करेंसी को, तो ही इज मेंटेनिंग दी पब्लिक फेथ, क्योंकि लोगों को फेथ है कि आरबीआई उसके पीछे खड़ा है, कल कोई प्रॉब्लम आ गई तो आरबीआई खड़ा है। increases the possibility of circulation of counterfeit currency, this is false। counterfeit को इनफैक्ट काउंटर करने के लिए ओरिजिनल करेंसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक पब्लिश करता है। ensures monetary stability, उसके हाथ में है करेंसी,
अगर किसी और के हाथ में चला गया और उसने अंधाधुन पैसा सिस्टम में डाल दिया तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी जाएगी और इन्फ्लेशन भी जाएगा। काउंटरफिट करेंसी जो नकली करेंसी होती है, जो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के रूट से जो काउंटरफिट करेंसी प्रिंट होकर आती है देश को अनस्टेबल करने के लिए। On 8 November 2016, Dash and Dash currency notes lost the status of legal tender में 500 and 1000। वो तो सबको याद हो गई, पापा ज्यादा मम्मियाँ परेशान हुई थी उस दिन। चलो ठीक है, ठीक है हिमानी, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सैटरडे, और उसके बाद अगले मंडे हम करेंगे बीओपी, एंड फ्रॉम माय साइड मैक्रो इको एंड माइक्रो इको इज